हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। ओके, आई एम रुचिका कंसल हियर। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते ही हो, हम कॉमर्स का और प्लस पेपर नंबर 1 दोनों की सारी कंप्लीट क्लासेस में वीडियो लेक्चर डाल रही हूँ। तो आज हम नया स्टार्ट करने वाले हैं पेपर नंबर 2 का, यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस का। समझते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्लीट, जिसमें हम जानेंगे कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, क्यों इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सब कुछ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। ओके प्लीज, थैंक यू। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है ये, इसके बारे में हम कंपनी में इसमें क्या इसका यूटिलाइज करते हैं, कैसे कैसे होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, फाइनेंस का ही सबसे पहले सबसे मेन जो रोल होता है वो फाइनेंस का होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, उनको मैनेज करना, फाइनेंस को किस तरीके से करना, इसको हम 2 फेजेस में पढ़ेंगे। आज थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कि फाइनेंस में पहले कैसे किया जाता था, आज के दौर में हम इसको कैसे कर रहे हैं फेस। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हम इसको 2 फेज में पढ़ने वाले हैं, जैसे 1950s तक का और एक उसके आफ्टर बाद का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस पहले लिखो, अप टू 1950। 1950 तक क्या रहा इसका? 1950 तक सबसे पहले बिजनेस में, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता था, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी फंड्स को प्राप्त करना, प्रोक्यूर करना, कैसे हम उनको फंड्स को अपने पास अपने बिजनेस में लेकर आए। पैसा चाहिए हमें, बहुत सारा चाहिए, लेकिन हमने किस किस फॉर्म में, कितना स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमें कुछ नहीं पता अभी। अभी हम सोच रहे हैं कि हम कितना खर्चा करना है हमने। ओके, तो हम वो पैसा कहाँ से आएगा? प्रोक्योरमेंट। ठीक है, प्रोक्योर करना, प्राप्त करना, किस किस फॉर्म में हमें चाहिए। हम सबसे पहले लेते हैं कैपिटल। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक स्टार्टिंग बिजनेस जब होता है, जब बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, तब हमें उस टाइम सबसे ज्यादा नीड किस चीज की होती है? कैपिटल की। ओके, कैपिटल के लिए चाहिए हमें बहुत सारा पैसा। वो जब आएगा, वो कैसे आएगा, वो मैनेज करने का काम करता है फाइनेंस मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंस मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि कैपिटल हम कहाँ से ला रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखता है कि हमने कहाँ कहाँ से लेनी है। ये काम होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। अगर आपका बिजनेस रनिंग में है, अगर आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, रनिंग बिजनेस है आपका, तो उसमें आप मान लो, अब बिजनेस को आप क्या करना चाह रहे हो? एक्सपेंड करना चाह रहे हो। एक्सपेंड, अगर आप बिजनेस को क्या करना चाह रहे हो? एक्सपेंड करना चाह रहे हो, या क्या करना चाह रहे हो? आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो। डाइवर्सिफाई, एक्सपेंड करना चाह रहे हो या डाइवर्सिफाइड करना चाह रहे हो? अगर आप बिजनेस को चाह रहे हो एक्सपेंड करना, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? जो चीज आप बना रहे हो, जस्ट सपोज अगर आपकी कंपनी सोप बना रही है, ओके, तो जो चीज बना रही है, अगर आपकी बाथिंग सोप बना रही है, तो आप बाथिंग सोप को ही एक्सपेंड करना, यानी कि उसके न्यू न्यू एरिया में उसी प्रोडक्ट को सेल करना। दैट मीन्स एक्सपेंड करना, उसके लिए न्यू मशीन्स लगाना। अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो आप क्या करोगे? न्यू मशीन्स लेकर आओगे। दैट मीन्स एक्सपेंड करना अपने बिजनेस को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। तो उन फंड्स को कैसे पूरा करोगे, वो काम करता है फाइनेंस मैनेजर। एक होता है डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का मतलब समझेंगे पहले। ये तो था एक्सपेंड करना, कि हमने जो चीज बना रहे हैं उसी में ही एक्सपेंड किया। डाइवर्सिफाइड में क्या करना है? उनको विभिन्न प्रकार में बांट देना। कैसे बांटेंगे हम इसको? इसमें हम, अगर हम बना रहे थे बाथिंग सोप, अब हम क्या कर रहे हैं? लाइन हमारी वही चल रही है। ओके, हम क्या बना रहे हैं? सोप बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट और उसमें कैटेगरी को इन्वॉल्व करेंगे। मीन्स अगर आप मान लो डिश वॉशर है, वो निकाल दिया आप लोगों ने, टॉयलेट क्लीनर है वो भी निकाल दिया आपने, तो इट मीन्स आपने क्या किया? डाइवर्सिफाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स निकाल दिए। तो इट मीन्स डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया। डाइवर्सिफाई हमने किया, मार्केट को देखते हुए उनके सेगमेंट्स को हमने डिवाइड किया। दैट मीन्स उसको हमने फिर डाइवर्सिफाई किया। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। तो फंड्स कहाँ से आएंगे? तो वो कौन डिसीजन लेगा? फाइनेंस मैनेजर। वो बताएगा कि फंड्स कहाँ से आएंगे। तो आपको जो मेन पर्पस था मेरा बताने का 1950 तक का, उसमें जो फोकस रहता था, मेन जो अटेंशन रहती थी, फोकस किस पर रहता था इसमें? फोकस ऑफ अटेंशन
इसमें अटेंशन किस चीज पर है बताइए? एक चीज इसमें कुछ कॉमन है, वो क्या है वो बताओ। ओके, इसमें मेन फोकस किस पर किया गया? लॉन्ग टर्म सोर्सेज पर। किस पर किया है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज, क्योंकि हमारे फंड्स के सोर्सेज काफी सारे होते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज पर ही इस पर फोकस किया गया है। इसके अलावा बिजनेस में क्या हो रहा है, कितना आ रहा है पैसा, कितना जा रहा है, डे टू डे इसमें कोई फोकस नहीं किया जाता। पहले क्या किया जाता था? सिर्फ हमने स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगा रहे हैं उस पर मेन हमारा फोकस रहता था। अब एक्सपेंड करना है बिजनेस को, डाइवर्सिफाइड करना है। स्टार्टिंग में हमारा चल रहा था बिजनेस ऐसे स्मूथली चल रहा था, बहुत आराम से मैनेजर अपना काम कर रहा था। फिर क्या हुआ एकदम से? आफ्टर 1950, क्या हुआ 1950 के बाद? इसमें आ गया रिसेशन का पीरियड। कंपटीशन बढ़ गया बहुत ज्यादा, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, अप एंड अप। ओके, फिर इसमें क्या हुआ? बूम की कंडीशन आ गई। बूम समझते हैं आप? रिसेशन, कॉमर्स के स्टूडेंट है इतना तो पता ही होता है हमें। महंगाई, ओके, महंगाई जैसे ही जैसे बढ़ती जा रही थी, रेज होती जा रही थी, तो क्या हुआ? मैनेजर का काम बढ़ता गया भाई। अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जितना है, दूसरी कंपनी कम में सेल कर रही है, तो हम कैसे करेंगे? ऐसे मार्केट में सरवाइव भी करना है तो अपने खर्चों को कम करना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस में पैसा आएगा ज्यादा। तो फिर उसने क्या करना स्टार्ट किया? अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को ध्यान रखना शुरू किया कि हमारे पास पैसा एट प्रेजेंट हम कितना कंपनी के पास लिक्विडिटी फॉर्म में है, मींस कैश में पड़ा है हमारे पास, कितना हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वॉल्व कर दिया, कितना हम कहाँ कहाँ में यूज कर रहे हैं। तो वो मेन फोकस क्या रहने लग गया? कंप्लीट सारे फाइनेंस के जितने भी होता है कंप्लीट सिस्टम पर उनका फोकस रहने लगा कि कहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो कंप्लीट इसमें फोकस होने लगा, और इसमें क्या लिए जाने लगे? एनालिटिकल डिसीजन। इसमें क्या इंक्रीज हुआ? एनालिटिकल डिसीजंस। इसमें क्या लिए जाने लगे? डिसीजंस लिए जाने लगे। वो भी किस बेस पर? प्रॉपर एनालाइज किया कंपनी को कि वहां पर कैसे क्या कैसे खर्चा किया जा रहा है। और इसके अंदर फिर क्या आई? दो अप्रोचेज आई। हम इसमें पढ़ते हैं दो अप्रोचेज को। ओके, जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और एक आया लिवरेज एंड वैल्यू ऑफ फर्म। ओके, पोर्टफोलियो एंड लिवरेज एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, इन दो कंसेप्ट को लेकर आया गया, दो थियोरी आई। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसको कौन लेकर आया? एच मार्कोविट्स। और इसको कौन लेकर आया? ये इसको बोलते हैं एमएम अप्रोच भी बोलते हैं, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच भी बोला। मोदिग्लानी मिलर लेकर आया ये अप्रोच को 1958 में, और ये लेकर आया था 1950s में। ओके, अब समझिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या था और लिवरेज एंड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या थी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या किया गया? एक पोर्टफोलियो बनाया गया। मींस अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो, डिबेंचर्स में कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कर रहे हो, तो एक में पैसा ना लगा के रिस्क फैक्टर को कम करने की कोशिश की गई। इसमें इसमें हम रिस्क एंड रिटर्न को लेने लगे। रिस्क कितना है और रिटर्न उस पर कितना मिलेगा हमें। ओके, तो रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस इसके अंदर किया जाने लगा। रिस्क हम जितना ज्यादा लेते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें रिटर्न मिलता है। ओके, कि अगर आपका रिस्क कम है, या रिस्क फ्री भी होती है हमारी, रिस्क फ्री हमारे पास सिक्योरिटीज जो होती हैं उनका हमें पता होता है कि हमें इन फ्यूचर में कितना मिलना है, तो उनमें हमारा रिस्क नहीं होता है। जितना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा उतना ही आपको उस पर रिटर्न ज्यादा मिलता रहेगा। इसे बोलते हैं हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक पोर्टफोलियो बनाया जाए, ना कि सारे ही पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करने से ज्यादा बढ़िया क्या रहता है, उनको छोटे छोटे प्रपोर्शन में उनको डिवाइड करके उनको मैनेज किया जाए। ओके, तो इसके अंदर रिस्क एंड रिटर्न में हम एक मॉडल पढ़ते हैं, जो क्या है? कैप एम मॉडल। कैप एम
मॉडल। ये क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या होता है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में क्या होता है कि उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट है उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इस मॉडल से आप ये निकाल सकते हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको कॉस्ट किसमें सबसे ज्यादा मिनिमम मिलेगी। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो इसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम। इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके इक्वल होता है? रिस्क फ्री सिक्योरिटीज प्लस बीटा फैक्टर। और अब आपने जो मार्केट में रिस्क है, मार्केट में उसकी वैल्यू है कितना परसेंट है, और जो रिस्क फ्री है उसमें से क्या कर दीजिए आप, लेस कर दीजिए। ओके। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें तो हम नीचे लिख लेती हूं मैं। रिस्क फ्री अगर हमें जस्ट सपोज दिया हुआ है 3.4%, ठीक है। बीटा फैक्टर, बीटा बीटा होता है रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म, सॉरी वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं, उतनी ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। और मार्केट में वैल्यू है 7.5 रेट चल रहा है, ठीक है, 7.5%। रिस्क फ्री आपको दी हुई है, सारी चीजें हो गई आपके पास। रिस्क फ्री ऐसी है जो आप कहीं भी पैसा लगाओगे आपको इतना अमाउंट तो मिलेगा। बीटा फैक्टर क्या है? रिस्क, अगर आप रिस्क उठाते हो तो आपको कितना एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अगर आपको फ्री में 5 मिल रहे थे तो अगर रिस्क उठाने पर आपको जो मिलेगा उसके रिस्क को उठाने का जो मिलेगा वो प्रॉफिट आपको रिटर्न में मिलेगा। तो इसको निकालेंगे हम 3.4 प्लस करेंगे 1.75, मार्केट की वैल्यू है 7.5 माइनस में 3.4, इसको लेस कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए, इसका आ जाएगा 10.57%। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतना रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ये था कैपे मॉडल। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में समझाया जाएगा इसको कि पोर्टफोलियो मीन्स मैनेज करना। आई थिंक इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट करते हैं हम लीवरेज एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसमें हमने बात की थी सिक्योरिटीज की, रिस्क एंड रिटर्न को मैनेज करना। इसमें बात कर रहे हैं हम वैल्यू ऑफ द फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना। दैट मीन्स ये डिविडेंड पर बिलीव नहीं कर रहा कि आज आप अर्न कर रहे हो तो उसको एज अ डिविडेंड आप दे रहे हो रिटर्न में। ये बात करता है कि फ्यूचर में वैल्यू कोई फर्म को बढ़ाना है, फर्म की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो जाएगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर आज शेयर का प्राइस 10 रुपीज है तो इन फ्यूचर वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आपकी फॉर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो एमएम अप्रोच क्या कहती है, मोतीलाल मिलर की क्या अप्रोच कहती है, फॉर्म की वैल्यू को इंक्रीज करो, जैसे जैसे फॉर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली रिटर्न्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये था हमारा स्कैनरो कि 1950 से आफ्टर एंड बिफोर दोनों का सीन मैंने आपको बता दिया, दो फेजेस मैंने आपको बताए हैं कि मैनेजमेंट बिजनेस में फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इसका कि कंपनी में इसको कैसे कैसे मैनेज किया जा रहा है। देखिए कंपनी में कैसे करते हैं इसको हम, देखो कंपनी में इसका जो मैनेजमेंट का काम होता है 2 फेज में होता है, मतलब 2 वे फ्लो रहता है इसमें। 2 वे फ्लो कैसे रहता है इसमें, देखो ये रही आपकी कैपिटल मार्केट। एक मिनट, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है
फाइनेंस मैनेजर का काम होता है, अब यहाँ पर हम करते हैं इसको 3 लेवल्स पर, ठीक है, 3 लेवल्स पर करते हैं। सबसे पहले फंड्स कहाँ से आएगा, ओके, हम कहाँ से एक्वायर करेंगे, एक्वायर करना फंड्स को, ठीक है, एक्वायर किया, फिर हम उनको कैसे एलोकेट करेंगे, एलोकेट द फंड्स, फंड्स को क्या किया, एलोकेट करना, फिर उसके बाद करना अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएट करना मीन्स उसको बांटना, ठीक है, एक्वायर करना, हमें फंड कहाँ से मिलेगा, तो इसमें हम लेते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन, इसका डायग्राम दिखाते हैं आपको। देखिए, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंसिंग डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं, सोर्स। अब फाइनेंसिंग डिसीजन आते हैं एक्विजिशन में, कि हमें फंड्स कहाँ से मिलेगा, एलोकेशन, हमने उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, उसमें आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है हमारा डिविडेंड, यानी कि 3 टाइप के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो लेता है फाइनेंशियल मैनेजर। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में कौन कौन से डिसीजन आते हैं, मतलब फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन से सोर्स से ले रहे हो आप, इक्विटी से ले रहे हो, डिबेंचर से ले रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले रहे हो, सॉरी डिबेंचर्स इसमें नहीं लेंगे, डिबेंचर्स आएगा लिवरेज में, फाइनेंस के सोर्सेज में प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको लेंगे। उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो, एट मिनिमम कॉस्ट पे हमें कहाँ से पैसा मिलेगा, तो ये आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन में। उसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल होती है एक हमारी, और एक होती है हमारी वर्किंग प्लस वर्किंग, फिक्स्ड पर हमने कितना एक्सपेंडिचर करना है और वर्किंग पर कितना करना है। फिक्स्ड पर जो खर्चा करेंगे वो कौन से होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, जो आपने एक बार कर दिया खर्चा वो आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम मान लो कोई भी मशीन परचेज कर दें, मान लो 50 lakhs की अगर हमने कोई मशीन परचेज कर ली, तो हम ये तो परचेज नहीं करते कि हमने नेक्स्ट ईयर चेंज करनी है, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने वो खर्चा एक बार कर दिया, हम उतनी आसानी से इतना पैसा खर्च दोबारा नहीं कर सकते, वो हम एक लंबे टाइम के लिए करते हैं। एक होती है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करती है, हमें किसी को पेमेंट करनी है तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि करंट के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पे करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए, हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को बनाए रखने के लिए ये हमारी हेल्प करती है, ये होती है फिक्स्ड प्लस वर्किंग। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे ये डिसीजंस लिए जाते हैं। एक होता है फिर डिविडेंड डिसीजन, अब आपने पैसा भी ले लिया, उसको बिजनेस में भी लगा लिया, तो अब उस पर रिटर्न भी तो देना होगा ना आपको, रिटर्न क्या देते हैं हम, डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं, तो डिविडेंड की फॉर्म में कितना देना है, कितना आपको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, तो वो सारा डिसीजन हम कहाँ लेते हैं, डिविडेंड में। डिविडेंड थ्योरीज एंड पॉलिसीज, इन सबको बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है एंड डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, ओके। उसके बाद आप ये देखिए कि जो इतने डिसीजन लेते हैं तो एक जो मैनेजर का काम होता है वो 2 वे फ्लो होता है, वो कैसे होता है अब आपको वो करवाते हैं। देखिए, कैपिटल मार्केट होती है और ये लगा लीजिए आपकी खुद की फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म। अब आपको पैसा कहां से मिलेगा, कैपिटल मार्केट में अगर आपने सिक्योरिटी इशू किया यानी कैपिटल मार्केट से पैसा आपके पास आ जाएगा, सिक्योरिटी आपने कर दी, पैसा आपके पास, इनफ्लो ऑफ फंड्स, कैश इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, तो फंड्स के रूप में हमारे पास पैसा आ गया, और फर्म अब इसके बदले में क्या करेगी, फर्म का पास से क्या जाएगा, इसका आउटफ्लो, यहां से वही कैपिटल मार्केट में ही जाएगा, कैपिटल मार्केट से ही लोगों को उनका पैसा मिलेगा, तो कैपिटल मार्केट में क्या गया, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो, ठीक है, तो यानी कि प्रॉफिट को जनरेट किया और उनमें से जितना डिविडेंड में देना था वो कैश आउटफ्लो हो गया कैपिटल मार्केट के थ्रू, और एक होता है हमारा प्रॉफिट, वो हम क्या करेंगे अपने बिजनेस में ही रिटेन करके रखेंगे, प्रॉफिट कौन सा, री इन्वेस्टमेंट का,
जो कि कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया गया फर्दर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स के लिए। ओके, और एक होता है अगर अब हमने प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दिया लेकिन हमने कुछ प्रॉफिट उसमें से बचा लिया, वो किस लिए बचाया हमने? एसेट्स का अगर हमें कोई परचेज करनी है तो वो भी तो कंपनी के प्रॉफिट से ही परचेज करेंगे हम, तो कंपनी ही परचेज कर रही है तो उसको भी हम क्या करेंगे, रियल एसेट्स को, ये सारा आएगा फॉर्म, ये फॉर्म में चली गई, वापस इन्वेस्टमेंट हो गया। और इसके अलावा जो एक और टॉपिक हमारा रह गया इसमें, रियल एसेट्स को परचेज करना, रियल एसेट्स को, ये भी किसमें से हुआ, हमारा प्रॉफिट्स में से, यानी कि प्रॉफिट को जनरेट किया, जनरेट करके एक तो गया री इन्वेस्टमेंट पर्पज में और एक हमारा चला गया रियल एसेट में। रियल एसेट का वापस क्या जाएगा, फॉर्म में। ओके, ये फिर से क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको टू वे ऑफ फ्लो, टू वे फ्लो, यानी कि टू वे फ्लो कैसे हुआ, पहले इधर से पैसा आ रहा है और फिर इधर से ही जा रहा है। ओके, अब हम करेंगे अपना स्टार्ट। अब आपको बेसिक सारा क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें इनमें समझ आ गई होंगी, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होगा तभी आपको आगे भी अच्छे से समझ आएगा। तो उसके बाद हम करेंगे अब इंट्रोडक्शन। अब ये देखिए कुछ लिखा है मैंने इसके बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट is a strategic planning, organizing, directing and controlling of financial undertaking in an organization or institution। यही काम है उसको प्लान करना, कैसे ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना फाइनेंस को। इट ऑल्सो इंक्लूड अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिकल मैनेजमेंट। ओके, यही सब मैंने आपको प्रैक्टिकली सारा अच्छे से बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं फंड्स को सप्लाई करना, गुड रिटर्न मिले, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैं आपको करवाती हूँ। वाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है, ताकि हमारे फाइनेंस को प्रॉपरली प्लान किया जा सके। मैंने आपको इतना कुछ करवाया, इनके आंसर आप खुद ही दे दोगे कि क्या होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, यही सब दिया हुआ है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फंड्स, फाइनेंशियल डिसीजन लेना, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना। फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल रहता है इसमें, यही सब करवाया मैंने कि कैपिटल को कैलकुलेट करना जितनी रिक्वायर्ड है, फॉर्मेशन कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना, इन्वेस्टमेंट द कैपिटल, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल कंट्रोल करना। ओके, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट हमारा, जो मैं अभी आपको करवा रही थी। अब मैंने आपको ये बताया एक्वायरिंग फंड्स हमने कहाँ कहाँ से एक्वायर करने हैं, एलोकेट करने हैं एंड देन अप्रोप्रिएट करना है। अब इसके बारे में आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि टू मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये सारा आपको मैं उसी से करवा ही दिया था, तो अब यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं। स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर के, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके फॉर्म के। फॉर्म का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, मेन दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, एक होता है हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। लिखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, और एक हमारा होता है वेल्थ। वेल्थ क्या होती है, जब शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मेन फंडा क्या होता है इसमें, उन प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कीजिए जिसमें आपको प्रॉफिट्स नजर आए, और जिनमें प्रॉफिट्स नहीं लगता उनको आप रिजेक्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको आगे कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस जो रहता है, हम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं हमें इन फ्यूचर इसमें प्रॉफिट्स कितना होगा। अगर हमें लगता है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कोई भी प्रोजेक्ट, तो हम क्या करते हैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर अस, तो उसे वो क्या कर देंगे, रिजेक्ट।
ठीक है, डिसीजन लेना अबाउट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, डिसीजन, ठीक है। और इसमें हम किस चीज पर मेन फोकस रहता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर। इसमें एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है वो नहीं, सिर्फ हम देखते हैं इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर मेन फोकस रहता है, हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, रेगुलर डिविडेंड देते हैं, रेगुलर डिविडेंड। हमें ये लगता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो यही चाहते हैं कि उनको प्रॉपर डिविडेंड मिलता रहे, तो उनका मेन फोकस क्या रहता है, सिर्फ हमें डिविडेंड पे करते रहें और हमारी फॉर्म बढ़िया चल रही है। ओके, लेकिन अब आते हैं हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पर्पस ये नहीं होता कि हम उन्हें रेगुलरली डिविडेंड देते रहे, उनका मेन फोकस किस चीज पर रहता है, हम उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना, वैल्यू ऑफ द फॉर्म को इंक्रीज करना। ये थोड़ा सा जो इसमें डिसएडवांटेज थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, कि इसमें रेगुलर डिविडेंड पर ध्यान दिया जा रहा है, इनको इन फ्यूचर का कोई ध्यान नहीं कर रहा, तो उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको खत्म किया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ने, ये इसको थोड़ा सुपीरियर माना जा रहा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। इसमें हम देखो काफी सारी चीजें लेकर चलते हैं। एक तो हम इसमें एक्चुअल में जो कैश फ्लो हुआ उसको लेकर चलते हैं, कैश फ्लो हमें कितना रिसीव हुआ, ठीक है। और इसमें हम एक मेन बात क्या लेकर चलते हैं, हम टाइम वैल्यू को लेकर चलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी मैं करवाती हूँ इसके बारे में आपको, अभी आप ये समझिए, कैश फ्लो जितना हमें रिसीव हो रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर चल रहा है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड को इसमें अडॉप्ट करते हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉम्बिनेशन को इसमें लिया जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, उसमें हम सिर्फ डिविडेंड पर दे रहे हैं, हम रेगुलरली उनको जितना देना उतना दे रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आगे अपॉर्चुनिटीज हैं कि भी आप मैक्सिमम और अचीव कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिविडेंड ज्यादा ना पे करके उसको बिजनेस में रिटेन कर लेंगे पैसे को। अब अगर आप बिजनेस में से रिटेन कर लोगे तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स और ज्यादा इंक्रीज होंगे, तो शेयर होल्डर्स को ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हमारे बिजनेस में अगर री इन्वेस्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, उनके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दैट मीन्स शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, उसको हम फिर क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उनके जो एक्चुअल में जो शेयर है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो इसमें हम लेते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, जहां पर क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को ये मतलब यकीन रहता है कि अगर रेगुलर डिविडेंड ले रहे हैं वहां से तो उनको कुछ ना कुछ कम, बेस्ट रहता है कि अगर हमें उस पर कुछ एक्स्ट्रा, अगर आपके शेयर्स के प्राइस अगर उसमें तो आपके 10 ही थे, अगर इसमें बढ़ के अगर आपके 15 हो जाते हैं तो कितना बेनिफिट आपको इसमें हो जाता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को इसीलिए इससे सुपीरियर कहा जाता है। और एक इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज आप 1 रुपए की वैल्यू को अगर इन फ्यूचर में देखते हैं तो उसको कुछ ना कुछ आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, वो चीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये टाइम वैल्यू को लेकर चलता है कि आज आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन फ्यूचर में उसको आपको बढ़कर ही मिले। अगर फ्यूचर वैल्यू को पास्ट वैल्यू देखा जाए तो पास्ट में उस पैसे की वैल्यू कम होती है और प्रेजेंट में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और फ्यूचर में देखेंगे तो और ज्यादा होगी। तो हम इसमें टू कैलकुलेट, देखो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम टाइम वैल्यू को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट करवाती हूँ मैं आपको इस पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक आता है हमारा कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग टेक्निक, और एक होता है हमारा डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग टेक्निक। जो कंपाउंडिंग टेक्निक है, कंपाउंड मीन्स कंपाउंड कर देना, मीन्स फ्यूचर वैल्यू को निकालना। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू आज उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस रेट, किस रेट से बढ़ रहा है, और एन कितने सालों तक का, तो उसमें आ जाएगी हमारी फ्यूचर वैल्यू।
और डिस्काउंटिंग वैल्यू क्या होती है कि फ्यूचर वैल्यू आपको दी हुई है और आपको निकालनी है आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी, तो इसी फॉर्मूले से भी निकल जाएगी आपको। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, बस इसको जाके उधर डिवाइड में ले जाइए। तो क्या रही फ्यूचर वैल्यू, डिवाइड करेंगे हम इसको 1 प्लस आर पावर एन। तो ये था हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। जितना भी मैंने इसमें आपको ये बताया है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ मैं। जो हमने यहाँ से इस जो बिजनेस मैनेजमेंट का किया, हमने दो फेजेस देखे 1950 का एंड आफ्टर 1950 का। तो ये दोनों फेज समझ लीजिए इसको क्या होता है इसमें। और उसके बाद हमने कैपेम मॉडल का किया कि कैसे निकालते हैं कैपेम मॉडल को, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, तो ये था उसको निकालने का तरीका। ये फॉर्मूला लर्न करके जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, और ये हमने बताया कि टू वे फ्लो कैसे होता है कैपिटल मार्केट में। और ये सिंपल सा है, अपना रीड भी कर लेना आप, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें करवाने वाली, क्योंकि मैंने जो आपको क्लियरली जो सारा समझाया, आप पॉइंट्स पढ़ते ही आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। ये आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो वर्क होता है वो 3A से होता है, 3A। ओके, तो कैसे कैसे किया जाता है मैंने सारा आपको वर्किंग करवा दिया। जो ये अब जितना भी ये वर्किंग करवाया है ना मैंने आपको, अब मुझे नेक्स्ट में इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारा इनका थ्योरी प्रैक्टिकल, सारी एक एक थ्योरी को, अप्रोचेस को, सारा कंप्लीट मैटर अब इसमें हम करेंगे। ठीक है, आज का हमारा ये था कि इंट्रोडक्शन हमने सारा कंप्लीट कर लिया। ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म्स के क्या है, मैनेजर के क्या होते हैं, कि वो फंड्स को कैसे लेकर आता है, कैसे उसको एलोकेशन करना है, कैसे उसको रिटर्न भी करना है डिविडेंड के फॉर्म में। तो दैट मीन्स ऑल अबाउट फाइनेंस बिजनेस इंट्रोडक्शन। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।